गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डेफिसिट के बारे में पढ़ा था। ये डेफिसिट क्या होता है और कई तरह के डेफिसिट को डिस्कस किया था, जैसे कि बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। आज हम प्राइमरी डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे यह फिस्कल डेफिसिट से अलग है, और साथ ही साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में जानेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डेफिसिट के बारे में डिस्कस किया था। डेफिसिट क्या होता है? कमी। जब गवर्नमेंट का इनकम से ज्यादा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो जाए, यानी जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर उसके इनकम से एक्सीड कर जाए, उसे कहा जाता है डेफिसिट, है ना, कमी। तो हमने देखा था बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में हमने देखा था, बजट डेफिसिट का मतलब है व्हेन बजट एक्सपेंडिचर एक्सीड बजट रिसीट या बजट इनकम, देन इट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, रिसीट से ज्यादा हो जाए, तो उसे कहा जाता है डेफिसिट। और अगर बजट में जो हमने एक्सपेंडिचर का जिक्र किया है, वो एक्सपेंडिचर अगर बजट के इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसे कहेंगे बजट डेफिसिट, है ना। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बजट का दो पार्ट होता है, इनकम यानी रिसीट्स, और दूसरा एक्सपेंडिचर। तो अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो उसे कहेंगे बजट डेफिसिट। फिर हमने देखा था रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने आपको बताया था कि बजट के दो तरह के अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इनकम वाला जो पार्ट है उसमें भी दो अकाउंट होगा, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसीट। उसी तरह एक्सपेंडिचर का भी दो होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट डेफिसिट को हमने समझा, यानी जब टोटल बजट का एक्सपेंडिचर टोटल बजट के इनकम से एक्सीड कर जाए तो उसे बोलेंगे बजट डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रेवेन्यू वाला जो पार्ट है इनकम और एक्सपेंडिचर का, उसको कंसीडर करेंगे। यानी रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम से एक्सीड कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट। मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू डेफिसिट को अब हम काउंट नहीं करते, है ना। रेवेन्यू डेफिसिट पे अब हम फिक्स नहीं करते हैं उसको, है ना, उसको टारगेट नहीं करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने का। हमारा अब जो मेन हथियार है, गोल है, वो है फिस्कल डेफिसिट को काउंटर करना, है ना, फिस्कल डेफिसिट को सेट करना, फिस्कल टारगेट्स को सेट करना, फिस्कल डेफिसिट कितना होना चाहिए उसको सेट करना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बजट डेफिसिट में से जब आप डेट इनकम को घटा देंगे, बजट डेफिसिट में से जब डेट इनकम को घटा देंगे तो उसे कहा जाएगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, है ना। बजट डेफिसिट में से जब आप डेट इनकम को, यानी कर्ज से आया हुआ जो इनकम है, उसको जब घटा देंगे तो हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अब इस चीज को समझिए, बजट डेफिसिट क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम में हमने देखा रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब फिस्कल डेफिसिट लेते हैं तो ये जो डेट इनकम है ये कहां आता है? कैपिटल रिसीट में, कैपिटल इनकम में।
कैपिटल इनकम में दो तरह के इनकम होते हैं, डेट इनकम और दूसरा नॉन डेट इनकम ना। जैसे एसेट को सेल करके जो हमें इनकम मिला वो नॉन डेट इनकम में, जो हमने कर्ज लिया वो डेट इनकम में, है ना। तो डेट इनकम में ये कैपिटल इनकम का पार्ट है। तो कैपिटल इनकम का जो डेट इनकम है उसको हम बजट डेफिसिट से घटा देंगे, यानी जो इनकम वाला पार्ट है उसमें हम डेट इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए बजट डेफिसिट क्या था, यहां अगर आप देखें तो बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा, बजट इनकम माइनस बजट एक्सपेंडिचर। मैंने बोला था कि डेफिसिट हमेशा निगेटिव में रहता है। बजट एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट क्या हो जाएगा, बजट इनकम माइनस बजट एक्सपेंडिचर, है ना। डेफिसिट हमेशा निगेटिव में क्यों रहेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा इनकम से। अब यहां पे समझिए, बजट एक्सपेंडिचर तो हमें पूरा लेना है, दोनों लेना है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल। बजट इनकम में क्या करना है, बजट इनकम में दो होगा, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। और कैपिटल इनकम में दो तरह के इनकम होगा, डेट इनकम जो कर्ज से इनकम आ रहा है यानी कर्ज लेकर, और दूसरा नॉन डेट इनकम, नॉन डेट इनकम। ये होगा हमारा बजट डेफिसिट में, इसे ऐसे लेंगे। जब हम डेट इनकम को घटा देंगे, है ना, डेट इनकम को जब माइनस कर देंगे, है ना, यानी ये वाला पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे, तब हमें क्या देगा, वो फिस्कल डेफिसिट। यानी फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट में से डेट इनकम को घटाना है, यानी डेट इनकम जो ले रहे थे इनकम वाले पार्ट में, बजट डेफिसिट निकालते समय उसको कंसीडर नहीं करना है, उसको घटा देना है डेट इनकम। तो क्या मिलेगा, फिस्कल डेफिसिट। और मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि फिस्कल डेफिसिट जितना होता है गवर्नमेंट मैक्सिमम वहीं तक बोरो कर सकती है ना। फिस्कल डेफिसिट आपका जितना होगा उतना ही गवर्नमेंट डेट लेगी, यानी बोरो करेगी। यानी गवर्नमेंट का जो मैक्सिमम बोरोइंग लिमिट क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कहां तक ले सकता है, जनरली जितना उसका फिस्कल डेफिसिट है उतना वो डेट लेकर उस फिस्कल डेफिसिट को, है ना, बैलेंस करेगा, उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करेगा, उस कमी को पूरा करेगा। यानी फिस्कल डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट यानी बजट डेफिसिट माइनस डेट इनकम, और जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उस डेफिसिट को, कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, डेट लेगी, है ना, लोन लेगी, बोरोइंग करेगी। लेकिन यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया आपको कि जितना फिस्कल डेफिसिट होगा उस डेफिसिट को, उस गैप को फिल करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग करेगी, है ना, बोरोइंग करेगी। लेकिन गवर्नमेंट की बोरोइंग की एक लिमिट होती है ना, वो कर सकती है, जितना डेफिसिट हुआ, फिस्कल डेफिसिट जितना हुआ उतना गवर्नमेंट बोरो करके उस डेफिसिट को पूरा कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट की बोरोइंग की एक लिमिट होती है, क्योंकि एक लिमिट से ऊपर, मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट हुआ 100 करोड़, है ना, इतना गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरोइंग करके इसको डेफिसिट को पूरा करेगी, यानी डेट लेकर इसे पूरा करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ ले लेती है, 100 करोड़ अगर बोरोइंग कर लेती है, तो इससे हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ सकता है, यानी महंगाई बढ़ सकती है, इंटरेस्ट रेट हाई हो सकता है ना। कैसे, देखिए अगर गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से, यानी मार्केट से बोरो करने का मतलब कमर्शियल बैंक से बोरो करेगी, और बैंक के पास जो लोन देने का अमाउंट है वो लिमिटेड है। अगर गवर्नमेंट सारे अमाउंट को बोरो कर लेगी मार्केट से, है ना, गवर्नमेंट बैंक से बोरो कर लेगी ज्यादा से ज्यादा, तो जो दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं,
उनके लिए लोन का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना। बैंक के पास अब उतना पैसा नहीं रहेगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को लोन दे, और इसलिए बैंक क्या करेगी, उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, है ना। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, और इसके कारण जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो लोन नहीं ले पाएंगे, और इसे ही क्राउड आउट इफेक्ट बोलते हैं। मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, है ना, क्राउड आउट इफेक्ट। यानी जो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोन ले रही है, बोरो कर रही है, किसके लिए, फिस्कल डेफिसिट के लिए, वो गैप को पूरा करने के लिए, तो उससे क्या होगा, उससे बैंक के पास जो अमाउंट है लोन का, वो प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देने के लिए कम हो जाएगा, और बैंक क्या करेगी, इसीलिए उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी जिसपे प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इन्वेस्टर लोन ले लें, क्योंकि उसके पास अमाउंट कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उस रेट को बढ़ा देगी, और इससे प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोन नहीं ले पाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसे कहा जाता है क्राउड आउट इफेक्ट। और चूंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो सप्लाई कम होगी, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई कम होगा, तो रेट प्राइस बढ़ सकता है, यानी इन्फ्लेशन आ सकता है। यानी गवर्नमेंट का बोरोइंग करना इतना आसान नहीं है ना। बोरोइंग करके तो वो फिस्कल डेफिसिट के गैप को पूरा कर सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इससे कई सारे इन्फ्लेशनरी मेजर्स, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पैदा हो सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक लिमिट तक ही बोरो करती है। यानी 100 करोड़ अगर फिस्कल डेफिसिट है, तो ये पूरा पैसा बोरो नहीं करेगी, 100 करोड़ बोरो नहीं करेगी। इसमें कुछ पैसे को, है ना, कुछ अमाउंट को बोरो करेगी, और कुछ अमाउंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू पूरा करेगी। अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, इसको समझते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ मनी को, मान लीजिए इसमें से 80 करोड़ इसने बोरो किया, या फिर 60 करोड़ बोरो किया, है ना, 60 करोड़, जहां तक उस लिमिट तक बोरो किया जिससे मार्केट पे उतना डिस्टॉर्शन ना आए, क्राउड आउट इफेक्ट ना आए, है ना, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ना आए, वहां तक बोरो करेगी। बाकी जो अमाउंट है उसको क्या करेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, यानी जो बाकी बचा 40 करोड़ है, वो गवर्नमेंट कहां से जुटाएगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग से। उसमें क्या होता है, आरबीआई 40 करोड़ नए नोट्स को, नए करेंसी को प्रिंट करती है ना। यानी आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट को क्रेडिट देने के लिए 40 करोड़, वो भी एक तरह का लोन ही है, वो भी एक तरह का क्रेडिट ही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। लेकिन उसमें आरबीआई क्या करती है, उतने अमाउंट इक्विवेलेंट का नोट छापती है ना, नोट छापती है। 40 करोड़ जैसे बचा, तो वो 40 करोड़ का नोट छापेगी, है ना, आरबीआई, और वो नोट मार्केट में जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, और इसे ही कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना। और ये भी एक तरह का लोन है जो गवर्नमेंट बाद में उसे चुकाएगी, है ना। तो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए उतने अमाउंट इक्विवेलेंट का नोट प्रिंट करेगी, नए नोट प्रिंट करेगी, इसे ही कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। और ये जो मनी आरबीआई ने प्रिंट किया, उस मनी को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी। उस मनी को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, या रिजर्व मनी, या मॉनेटरी बेस। उस मनी को कहा जाता है हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी, या मॉनेटरी बेस। ये जो इतने अमाउंट का, ये तो गवर्नमेंट ने बोरो किया 60 करोड़, क्योंकि इससे ज्यादा अगर करती तो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आ सकता था मार्केट में, क्राउड आउट इफेक्ट आ सकता था। इसलिए 40 करोड़ से गवर्नमेंट ने क्या किया, डेफिसिट फाइनेंसिंग किया। यानी आरबीआई को बोला कि आप इतना का नोट छापिए, मतलब मुझे क्रेडिट देना है, आपको लोन देना है, एक तरह से नोट छापिए इतना। 40 करोड़ का नोट छापा गया, इसे ही क्या बोला गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, है ना। और इस मनी को, इस 40 करोड़ जो नए नोट छापे गए, इसको बोला गया हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। क्लियर, हाई पावर्ड मनी, या फिर रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। ये आपने समझा डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे, और वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमने देखा, बजट डेफिसिट में से डेब्ट इनकम को घटा देंगे तो वो आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाए,
डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट है ना। फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दिया जाए उसे कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है ना मार्केट से या एक्सटर्नल बोरोइंग से, उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट, वो कौन से अकाउंट में जा रहा है? वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है ना। तो फिजिकल डेफिसिट में हमने देखा था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना। इनकम में कौन सा इनकम? सारा इनकम, सिर्फ डेट इनकम को छोड़कर, डेट इनकम को, ऑल इनकम माइनस डेट इनकम को छोड़कर और माइनस एक्सपेंडिचर, ये था फिजिकल डेफिसिट है ना। ऑल इनकम माइनस डेट इनकम को छोड़कर माइनस एक्सपेंडिचर, ये था फिजिकल डेफिसिट। अब इसमें से भी इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देना है, यानी एक्सपेंडिचर में ऑल एक्सपेंडिचर होगा। जब ऑल एक्सपेंडिचर में से जब इनकम को घटा देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, और एक्सपेंडिचर में वैसे एक्सपेंडिचर को घटा देना है जो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में गवर्नमेंट कर रही है, उसको जब घटा देंगे तो वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। यानी फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें, यानी जो एक्सपेंडिचर जो फार्मूला में लिख रहे हैं उस एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें, वो हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट है ना। यानी ऑल इनकम माइनस डेट इनकम, ठीक है, और माइनस एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाकर जब ये निकालेंगे तो वो आएगा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये जो प्राइमरी डेफिसिट का यूज किस लिए किया जाता है? जो नई गवर्नमेंट आई उसके फिजिकल स्टेटस को देखने के लिए, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट है उसका उस इंटरेस्ट पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। कर्ज तो पिछले गवर्नमेंट ने लिया होगा और उस पिछले गवर्नमेंट का जो किया हुआ काम है, जो लिया हुआ कर्ज है, उसको जो नई गवर्नमेंट है उसको चुकाना पड़ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। तो इससे उसके फिजिकल स्टेटस, फिजिकल हेल्थ को पता नहीं किया जा सकता है। तो एक्चुअल फिजिकल स्टेटस जो नई गवर्नमेंट आई है उसके एक्चुअल फिजिकल स्टेटस या फिजिकल हेल्थ को देखने के लिए हमें क्या करना होगा? फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाना होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट पेमेंट जो पे कर रही है गवर्नमेंट वो उसका काम नहीं है, वो उसकी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, वो तो पिछले गवर्नमेंट ने जो कर्ज ले रखा है उसको ये गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके एक्चुअल जो नई गवर्नमेंट है उसके एक्चुअल फिजिकल स्टेटस या हेल्थ को चेक करने के लिए जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो है प्राइमरी डेफिसिट। तो दिस इज ऑल अबाउट डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, है ना। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत ही आगे वाले टॉपिक पे होगा। थैंक यू।